तो याइमोरी हिरोटो से होती है। वो रोया कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर कल्टीवेटर माना जाता था, जिसने अनगिनत डीमन से अकेले टक्कर ली थी। डार्क एज के समय जब दुनिया तबाही के कगार पर थी, उसी ने सबको बचाया था। डीमन लॉर्ड की पूरी आर्मी को पीछे धकेलने वाला वही हीरो था। जंग खत्म होने के बाद उसने चारों तरफ देखा। उसे लगा कि सब कुछ ठीक से हो गया। उसका दिल संतुष्ट था। उसकी एक करीबी फीमेल कंपेनियन ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली कि अब अगले प्लान पर बढ़ने का समय आ गया है। लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के पीठ पीछे से अचानक धोखा हुआ। भाले और तलवारें उसके शरीर में घुस गईं। जिन साथियों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उन्हीं ने उसे मार डाला। दुनिया को बचाने का इनाम उसे यही मिला, धोखा। खून से लथपथ वो जमीन पर गिर पड़ा। दर्द और सदमे में वो सोच रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। गुस्से में उन्हें गालियां देता रहा। आखिरी सांसों में आग की तरह जलते गुस्से के साथ उसने कसम खाई कि वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। वो सबको नरक की गहराइयों तक घसीट ले जाने की कसम खा चुका था। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जो उसे उसकी नींद से जगाने के लिए पुकार रही थी। उसने हैरानी से अपनी आंखें खोली। वहां मौजूद लोगों में से जो टीचर जैसा लग रहा था, उसने नोटिस किया कि उसे होश भी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जो उसे उसकी नींद से जगाने के लिए पुकार रही थी। उसने हैरानी से अपनी आंखें खोली। वहां मौजूद लोगों में से जो टीचर जैसा लग रहा था, उसने नोटिस किया कि उसे होश आ गया है। एक औरत घबराते हुए उसके पास आई और पूछा कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन वो पूरी तरह शॉक में था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, उसे तो मर जाना चाहिए था। वो उलझन में चारों तरफ देखने लगा। ये लोग कौन थे और वो किस जगह पर था? वो एक भीड़ के बीच खड़ा था। हालात समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसके मन में एक डरावना ख्याल आया। कहीं ये जगह हिल तो नहीं? तभी एक जवान लड़के की तंज भरी आवाज आई। वो बोला कि याइमोराई फैमिली का यंग मास्टर कितना कमजोर है, जो टेस्ट के बीच में ही गिर गया। एक दूसरा लड़का हंसते हुए बोला कि अब वो यंग मास्टर है भी नहीं, क्योंकि उसे तो फैमिली से निकाल दिया गया है। फिर एक लड़की ने अपने साथी हकूबा से कहा कि इस कचरे जैसे इंसान को इग्नोर करो और वापस टेस्ट पर चलो। उसने मजाक में पूछा कि क्या वो आज फिर कोई नया रिकॉर्ड बनाएगा। हकूबा ने हल्की सी मुस्कान के साथ आत्मविश्वास में जवाब दिया कि ये तो तय ही है। उसी दौरान टीचर ने सबको कहा कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट फिर से शुरू करो। और तभी एक ही पल में यादों का सैलाब उसके दिमाग में घुस आया। अब उसे समझ आ गया। वो रोया कॉन्टिनेंट पर नहीं था। वो रीइंकार्नेट हो चुका था, एक दूसरे लड़के के शरीर में, जिसका नाम भी वही था, याइमोरे हिरोतो। उन यादों से उसे पता चला कि ये लड़का मशहूर याइमोरे क्लैन में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी एनर्जी पाथवेज बंद थी। इसी वजह से उसका शरीर कमजोर था और इसी कारण उसे उसकी ही फैमिली ने तिरस्कृत कर दिया था। माता पिता की मौत के बाद उसे याइमोरी क्लैन से निकाल दिया गया था। हिरोटो को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में किसी और दुनिया में दोबारा पैदा हो चुका है। इस नए शरीर की यादों के मुताबिक इस दुनिया के इंसान स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन उसे आसपास के माहौल में एक अलग तरह की ताकत महसूस हुई, जिसे स्पिरिट क्वाई कहा जाता था। ये ऐसी एनर्जी थी जिसे आम भौतिक तरीकों से न निकाला जा सकता था, न इस्तेमाल किया जा सकता था। उसे याद आया कि उसके असली कॉन्टिनेंट रोया में इंसानों ने हवा से सीधे इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करने का तरीका खोज लिया था। हालांकि इस दुनिया में स्पिरिट की बहुत कमजोर थी, फिर भी उसे अच्छे से पता था कि इसे सबसे सही तरीके से कैसे अब्सॉर्ब किया जाए। उसे पूरा भरोसा था कि अगर वो इस ताकत को अपने शरीर में इकट्ठा करके कल्टीवेशन दोबारा शुरू करे, तो वो इस कमजोर शरीर को धीरे धीरे रिफाइन और मजबूत बना सकता है। यही एक कल्टीवेटर होने की असली पहचान थी। जैसे ही उसने कल्टीवेशन का पहला स्टेज शुरू किया, बनी हुई एनर्जी इतनी थी कि उसकी सारी बंद एनर्जी पाथवेज खुल गईं। उसने तुरंत महसूस किया कि उसका कद थोड़ा बढ़ गया है। उसने मुट्ठी कस ली। मन में पक्का इरादा था, जैसे ही वो अपनी पुरानी ताकत यानी 11वीं स्टेज वापस हासिल करेगा, वो तुरंत रोया कॉन्टिनेंट लौटेगा। उसकी आंखों में ठंडी और तेज नजर थी। उसने उन गद्दारों से बदला लेने की कसम खाई। उसे पता था कि फिलहाल उसकी ताकत सिर्फ पहली स्टेज तक ही है। उसे एक एक कदम करके ही आगे बढ़ना होगा। इसलिए उसने तय किया कि वो इसी टेस्ट का इस्तेमाल करेगा, अपने जागे हुए शरीर में आए बदलाव देखने के लिए और अपनी मौजूदा क्षमता को परखने के लिए। जब वो टेस्ट के ऑफिशियल्स की तरफ बढ़ा, तो उनमें से एक ने उससे पूछा कि अब उसका शरीर ठीक है या नहीं। हिरोटो ने शांति से कहा कि वो आज के टेस्ट में हिस्सा लेगा, 100 मीटर डैश में। उसका ये फैसला सुनते ही कुछ स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे। वो ताने मारते हुए बोले कि उसका मुकाबला हकूबा से है, जो स्कूल का रिकॉर्ड होल्डर है और जिसे पहले ही एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन मिल चुकी है। हकूबा और उसकी गर्लफ्रेंड भी हंसते हुए पास आ गए। दोनों ने उसे लूजर कहा और तंज मारा कि वो अपनी इज्जत तक छोड़ चुका है।
लेकिन हिरोटो ने उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसे पता था कि वो अब भी सिर्फ कल्टीवेशन के फर्स्ट स्टेज में है, लेकिन वो ये भी जानता था कि एक कल्टीवेटर का शरीर आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। एक स्टूडेंट जो उसका मजाक उड़ा रहा था, ये देखकर हैरान रह गया कि हिरोटो सीधे हकूबा का सामना करने की हिम्मत कर रहा है। जहां बाकी सब लोग उसके खिलाफ दौड़ने से डरते थे, वहीं दोनों कॉम्पिटिटर्स स्टार्टिंग लाइन पर आकर खड़े हो गए। रेफरी भी अपनी जगह पर आ गया और स्टार्ट सिग्नल देने को तैयार हो गया। जैसे ही गन की आवाज गूंजी, हकूबा पूरी ताकत के साथ आगे झपट पड़ा। तभी कुछ स्टूडेंट्स ने देखा कि हिरोटो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा है। वो जोर जोर से हंसने लगे और उसे जमे हुए कचरे जैसा कहने लगे। सबको लगा कि वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा, लेकिन उसी पल उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने मन ही मन सोचा, 3 सेकंड काफी हैं। और फिर एक ही पल में वो जमीन से जबरदस्त ताकत के साथ उछल पड़ा। उसकी रफ्तार हैरान कर देने वाली थी, ठीक वैसे ही जैसे कभी रोया कॉन्टिनेंट पर पहले कल्टीवेटर्स उभरे थे। उसकी इस कामयाबी ने दुनिया की सारी पुरानी सोच तोड़ दी। टीचर हो या स्टूडेंट्स, सब दंग रह गए। उसका शरीर, उसकी रफ्तार और उसके सेंसेस, सब कुछ इंसानी हदों से कहीं आगे थे। सीधी बात में कहें तो कल्टीवेटर और आम इंसान के बीच का फर्क जमीन आसमान जितना होता है। हिरोटो आराम से फिनिश लाइन तक पहुंच गया, जबकि हकूबा अभी पीछे ही दौड़ रहा था। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। ये फर्क ऐसा था जैसे आज के इंसान और आदिम इंसान के बीच का अंतर। दो बिल्कुल अलग दुनिया, जिनके बीच हेवन और अर्थ जितनी दूरी थी। और ये सब तब हुआ जब हिरोटो ने उसे पूरे 6 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया था। टीचर कांपते हाथों से स्टॉप वॉच देख रहा था। उसने शौक में आवाज लगाई, याइमोरेई हिरोटो का टाइम 9.98 सेकंड, न्यू रिकॉर्ड। हकूबा वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। वो मान ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बार बार बड़बड़ाता रहा, ये इम्पॉसिबल है। वहीं हिरोटो शांति से खड़ा था। उसे पता था कि वो अभी भी अपनी पुरानी ताकत से बहुत दूर है, लेकिन उसे ये भी साफ दिख रहा था, इस नए शरीर की पोटेंशियल बिल्कुल फ्लॉलेस है। उसने अपने हारे हुए राइवल को देखा और मन ही मन तय कर लिया, ये तो बस शुरुआत है। वो एक बार फिर सबसे ऊपर पहुंचेगा। यादों में वो अपने असली रूप में लौट गया। याइमोरी हिरोतो रोया कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर कल्टीवेटर, जिसने सिर्फ 50 साल की ट्रेनिंग में अनगिनत ताकतवर कल्टीवेटर्स को पीछे छोड़ दिया था। जो 65 साल की उम्र में कल्टीवेशन के 11वें स्टेज तक पहुंच चुका था। वो हीरो जो पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे मजबूत था। लेकिन रोया कॉन्टिनेंट पर डीमन लॉर्ड की आर्मी को हराने के बाद उसका इंतजार जो कर रहा था, वो था उसके ही साथियों का धोखा। भेड़ियों की तरह वो सब उस पर टूट पड़े, अपने ही शिकार पर। वो ख्यालों से बाहर आया और बाथरूम के आईने में खुद को देखने लगा। अब उसे साफ समझ आ गया था कि अगर उसे जितनी जल्दी हो सके 11वीं स्टेज तक पहुंचना है, तो उसे स्पेशल मेडिसिन की ताकत लेनी ही पड़ेगी। उसने मोबाइल पर उन मेडिसिन को ढूंढा, लेकिन दाम देखकर वो चौंक गया। इतनी महंगी थीं कि इस शरीर के मालिक के पास जितने पैसे थे, वो बिल्कुल भी काफी नहीं थे। उसके दिमाग में ख्याल आया कि वो टैलिस्मन्स बनाकर बेच सकता है, लेकिन अगले ही पल उसे हकीकत समझ आ गई। उसके पास सिर्फ 1000 येन थे, जो लो क्वालिटी टैलिस्मन के मटेरियल्स खरीदने के लिए भी नाकाफी थे। अब उसके सामने एक ही रास्ता बचा था, किसी भी तरह पैसे कमाने होंगे, क्योंकि बदला लेने के लिए ताकत जरूरी थी। वो अभी बाथरूम में ही था कि अचानक हकूबा और उसका ग्रुप उसे घेर कर खड़ा हो गया। उनका लीडर था ओसाकी हरू। हरू, जो बॉक्सिंग क्लब का लीडर था, तंज भरी मुस्कान के साथ बोला कि उसकी नई नई हिम्मत को देखते हुए वो इस महीने की प्रोटेक्शन फी पहले ही ले लेंगे। तभी हिरोटो को इस शरीर की पुरानी यादें साफ साफ याद आ गईं। ये लोग उसे लगातार ब्लैकमेल करते थे, प्रोटेक्शन के नाम पर उसका पैसा छीनते थे। पिछले हफ्ते भी उसे बुरी तरह पीटा गया था और पैसे भी छीन लिए गए थे। उस पल हिरोटो की आंखों में ठंडक आ गई। ये लोग नहीं जानते थे कि अब उनके सामने वो पुराना कमजोर इंसान नहीं खड़ा था। हकुबा ने आज हिरोटो में कुछ अजीब सा बदला हुआ महसूस किया। उसने हारू से कहा कि वही उसे संभाल ले। हारू ने घमंड से हंसते हुए हामी भर दी। उसके हिसाब से ऐसे कमजोर इंसान से निपटना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो आगे बढ़ा और बोला कि एक ही पंच काफी होगा। पहले वाला हिरोटो होता तो चुपचाप मार खा लेता, लेकिन आज का हिरोटो बिल्कुल अलग था। जैसे ही पंच उसकी तरफ आया, उसे वो बेहद धीमा लगा। बड़ी आसानी से उसने ओसाकी हरू के हमले से बचते हुए जोरदार काउंटर पंच मारा। एक कल्टीवेटर की नजर से देखा जाए तो बॉक्सिंग क्लब का लीडर सिर्फ एक आम इंसान था। हिरोटो ने हारू को जमीन पर पटक दिया। वो मुंह के बल गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उनमें से एक और लड़का बीच में कूद पड़ा, लेकिन हिरोटो ने उसे तेज किक मारकर वहीं गिरा दिया। हकूबा और उसका एक और साथी सन्न रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये ताकतवर इंसान वही याइमोरे हिरोटो है। हिरोटो बाकी लोगों की तरफ बढ़ा और शांत आवाज में पूछा, डर लग रहा है क्या?
हकूबा और उसका साथी अंदर से कांप उठे। डर के मारे चिल्लाते हुए उन्होंने हमला करने की कोशिश की, लेकिन हिरोटो उनसे कहीं तेज था। एक पल में वो उनके सामने पहुंच गया और दोनों की कलाई कसकर पकड़ ली। तेज दर्द से दोनों चीखने लगे और गिड़गिड़ाते हुए उसे छोड़ देने की गुहार करने लगे। हिरोटो ने डरावनी सी मुस्कान के साथ कहा, इतने ठंडे मत बनो, जो हो रहा है उसे एंजॉय करो। दर्द सहन न कर पाने पर दोनों टूट गए। उन्होंने गलती मान ली और रोते हुए उसे रुक जाने की भीख मांगने लगे। हिरोटो ने दोनों को जमीन पर फेंक दिया। हकूबा घुटनों के बल बैठ गया और कांपती आवाज में माफी मांगने लगा। जैसे ही हिरोटो वहां से जाने लगा, पीछे से हारू गुस्से में उठ खड़ा हुआ। वो चिल्लाया कि वो उसे भागने नहीं देगा और पीछे से हमला कर दिया। लेकिन हिरोटो ने पलट कर देखने तक की जरूरत नहीं समझी। सीधे पीछे की तरफ एक जबरदस्त बैकफिस्ट पंच मारा। खूंसा इतना ताकतवर था कि हारू उड़ता हुआ मेटल लॉकर से जा टकराया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा, बुरी तरह घायल। हिरोटो उसके पास खड़ा हुआ और ठंडी आवाज में बोला, अगली बार इतनी आसानी से नहीं छूटोगे। ये सब देखकर हकूबा डर से कांपने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, ये इंसान मॉन्स्टर है। बाकी गुंडे जमीन पर बैठे डर के मारे गिड़गिड़ाने लगे। वो हाथ जोड़कर बोलने लगे कि वो पास मत आए और अपनी गलती मानने लगे। हिरोटो ने उन्हें ठंडी नजर से देखा और कहा, मेरी चीजें वापस करो। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया वो क्या कह रहा है। तभी हिरोटो ने तीखी नजर से याद दिलाया, जो तुम लोगों ने मुझसे छीना था। हकूबा घबरा गया। उसने तुरंत वादा किया कि सब वापस करेगा। वो फिर से घुटनों पर बैठ गया और अपनी जेब में जितने पैसे थे सब हिरोटो को पकड़ा दिए। बाकी लोग घायल हारू को उठाकर इन्फर्मरी की तरफ भाग गए। हिरोटो ने मन ही मन सोचा कि शायद उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि ये लोग किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं करेंगे। उसे ये भी समझ आ गया कि स्कूल उसके लिए सही जगह नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। उसने तय किया कि सही मौका मिलते ही वो यहाँ से चला जाएगा। कम से कम अब उसके पास शुरुआत करने के लिए थोड़े पैसे तो आ ही गए थे। इन पैसों से वो लो क्वालिटी मटेरियल्स खरीदकर कुछ सिंपल टेलिस्मेंस बनाने लायक हो गया। उसे महसूस हुआ कि ये उसके बदले की राह का पहला कदम है। एक्टिवेटर्स इस्तेमाल करते हैं। इनमें स्पिरिट की ईआई को खास मटेरियल्स में भरकर फिर उन्हें कागज की स्लिप्स पर उतारा जाता है। इससे रहस्यमय और अलग-अलग असर पैदा किए जा सकते हैं। इसी वजह से फर्स्ट स्टेज का कल्टीवेटर होने के बावजूद उसके लिए इन्हें बनाना मुश्किल नहीं था। उसने सारे मटेरियल्स अपने सामने रखे और क्राफ्टिंग शुरू की। कुछ ही देर में उसके सामने रंग बिरंगे टैलिस्मैन्स का एक सेट तैयार था। वो उन्हें देखते हुए सोचने लगा कि अगर ये बिक जाए तो अच्छा मुनाफा होगा। अब उसे बस दो चीजें चाहिए थीं, कल्टीवेशन के लिए एक ठीक जगह और कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स। 3 हफ्ते बाद एक दिन जॉगिंग करते वक्त वो चिड़चिड़ा हो गया। इतने दिन हो गए थे लेकिन एक भी टैलिस्मैन नहीं बिका था। सड़क पर जो भी उन्हें देखता शक की नजर से देखता। सबको वो अजीब लगते थे। तभी उसे एक कमजोर सी भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक छोटा सा कुत्ता बुरी तरह घायल पड़ा है। लग रहा था किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी हो। उसकी हालत काफी नाजुक थी। हिरोटो उसके पास बैठ गया और कुछ देर सोचने लगा। फिर उसने तय किया, ये टैलिस्मन का असर परखने का अच्छा मौका है। उसने एक हीलिंग टैलिस्मन निकाला और कुत्ते की पीठ पर रख दिया। ये टैलिस्मन अंदरूनी चोटों को ठीक करने और शरीर को भरने के लिए बना था। कुछ ही पलों में चमत्कार हो गया। कुत्ता पूरी तरह ठीक हो गया और खुशी से भौंकने लगा। हिरोटो उसे प्यार से सहला ही रहा था कि कुत्ता अचानक चौकन्ना हो गया और गुर्राने लगा। उसी वक्त एक जवान लड़की वहां आई। उसका नाम था शुगा शिजुरू। लड़की का नाम शिजुरू था, शुगा फैमिली की युवा लड़की। वो वहां वादा फैमिली के इकलौते बेटे वादाओ से बात कर रही थी, जिसे कुत्ते की हालत की कोई परवाह नहीं थी। शिजुरू ने उसे डांटा, बोली कि वही था जिसने गाड़ी से कुत्ते को मारा। उसने ये भी कहा कि उसने उसे साथ आने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उसने जिद की कि वो कुत्ते को वेटरनेरियन के पास ले जाएंगे। तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कुत्ता हिरोटो की बाहों में पूरी तरह ठीक था। वो सोचने लगी कि ये कैसे संभव है, जब अभी-अभी उसे गाड़ी ने टक्कर मारी थी। वो हिरोटो की तरफ बढ़ी और पूछा कि क्या उसने कुत्ते के साथ कुछ किया है। इसी दौरान वादा चिल्लाया कि ये कहां से आ गया है। शिजुरू ने पुष्टि की कि उसने कुत्ते को खून से लथपथ देखा था और उसे मरता हुआ समझा था। हिरोटो ने देखा कि शिजुरू के हाथ में एक साइन था, जिस पर हॉस्पिटल का नाम लिखा था। उसने अंदाजा लगाया कि वो किसी पेशेंट से मिलने जा रही है। ये देखकर हिरोटो ने सोचा कि ये एक परफेक्ट मौका है।
वो शांत तरीके से उसके पास गया और कहा कि उसने बस यह दिखाने के लिए प्रोटेक्शन टैलिस्मान का इस्तेमाल किया। हिरोटो ने उसके आश्चर्य को नजरअंदाज किया, लेकिन वादा ने बीच में आकर कहा कि वो एक डिस्पिकेबल स्कैमर है। वो शिजुरू को मनाने की कोशिश कर रहा था कि हिरोटो की एक भी बात पर भरोसा मत करो। उसने आरोप लगाया कि हिरोटो ने जानबूझकर कुत्ते को उनके सामने फेंककर उन्हें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन शिजुरू उसकी बातों पर ध्यान नहीं दी। उसने सीधे हिरोटो से पूछा कि क्या ये टैलिस्मन किसी पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, क्या ये किसी कोमेटोस पेशेंट को भी ठीक कर सकता है। तभी हिरोटो को समझ आया कि वो किसी मरीज को बचाने की कोशिश कर रही थी। हिरोटो ने थोड़ी देर सोचा और फिर खुद से समझाया, कोमा अक्सर मस्तिष्क की फिजिकल चोट के कारण होता है, और क्योंकि सोल क्लेंजिंग टैलिस्मन में स्पिरिट की इस्तेमाल होती है जो शरीर और आत्मा को रिजेनरेट और रिस्टोर करती है, ये एकदम सही इलाज साबित हो सकता है। वो आत्मविश्वास के साथ शिजुरू से बोला कि ये टैलिस्मन सोल क्लेंसिंग टैलिस्मन कहलाता है। ये इतना ताकतवर है कि कोमा जैसी स्थिति को भी ठीक कर सकता है। लेकिन वादा ने फिर बीच में हंसते हुए सवाल किया, ये कागज का टुकड़ा कैसे तुम्हारी आंट को ठीक कर सकता है। उसने शिजुरू को चेतावनी दी कि इसे छूने की कोशिश मत करो और सोच समझकर निर्णय लो। हिरोटो ने उसकी बात को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। वो शिजुरू को समझाने लगा कि टैलिस्मन इस्तेमाल करना बहुत आसान है, बस उसे उस पेशेंट पर रखना है जिसे वो ठीक करना चाहती है। फिर उसने टैलिस्मन्स की कीमत बताई। बड़ा टैलिस्मन 4 लाख येन, छोटा टैलिस्मन 2 लाख येन। शिजुरू ने एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाई। उसने कहा कि वो सभी टैलिस्मन्स के लिए 1 मिलियन येन देगी। वादा हैरान रह गया। वो चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसने डील रोकने की कोशिश की, हाथ आगे बढ़ाकर हिरोटो को रोकने लगा, कहता हुआ कि दूर हटो। लेकिन हिरोटो ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। उसने कहा, लड़की ने पहले ही डील मान लिया है, अपने बिजनेस में हस्तक्षेप मत करो। वादा ने दर्द महसूस किया और उसका हाथ हिलाने की ताकत नहीं रही। हिरोटो ने उसे ठंडी नजर से देखा, चेतावनी देते हुए, दूसरी बार फिर मत खड़ा होना। फिर उसने उसे जोर से धक्का दिया और वादा जमीन पर गिर पड़ा। अंत में हिरोटो ने टैलिस्मन शिजुरू को दे दिए। उसे कहा, डील पूरा हो गया। और साथ ही उसने उसे 2 एक्स्ट्रा टैलिस्मन्स गिफ्ट में भी दिए। उसने एक पीला वाला ताबीज सुरक्षा के लिए दिया और एक लाल वाला आग का गोला छोड़ने के लिए। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि उसे उम्मीद है ऐसा दिन कभी ना आए जब शिजुरू को सच में इनका इस्तेमाल करना पड़े। शिजुरू ने उसे धन्यवाद कहा और जाने लगी, लेकिन अचानक रुककर उसने उसका नाम पूछा। वह हाथ हिलाते हुए बोला, गुड बाय याइमोरी हिरोटो। उसी समय वादा शिजुरू पर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि वह आदमी पक्का कोई ठग है। शिजुरू ने ताबीजों को कसकर पकड़ लिया। उसे खुद भी लग रहा था कि ये सब नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी वह एक छोटी सी उम्मीद पकड़कर बैठी थी। शायद इन्हीं की वजह से उसकी मां को होश आ जाए। दूसरी तरफ हिरोटो उस कुत्ते के साथ आगे बढ़ रहा था जिसे उसने बचाया था। वह खुश था कि आखिरकार उसे इतना पैसा मिल गया है कि अब वह घर ढूंढ सकता है। उसका अगला कदम था खेती के लायक दवाइयों के लिए जरूरी जड़ी बूटियां ढूंढना। खोजते खोजते उसे अचानक एक घर से बहुत तेज स्पिरिट चाय की ऊर्जा महसूस हुई। हैरानी से उसने देखा कि ये ऊर्जा उस चीज से आ रही थी जो बगीचे में उग रही थी। पास जाकर पता चला कि वह बहुत ही दुर्लभ सिल्वर हार्ट हर्ब थी। एक और जगह वॉट अपने जख्मों का इलाज क्लिनिक में करवा रहा था। वह दर्द की शिकायत कर रहा था और हिरोटो को बुरा इंसान बता रहा था। वह कसम खा रहा था कि अगली बार उसे देखेगा तो बदला जरूर लेगा। उधर एक बुजुर्ग आदमी शिजुरू को डांट रहा था और शो उसके साथ खड़ा था। बाद में पता चलता है कि वह बुजुर्ग शुगा केंजी है जो शहर का काउंसिल मेंबर है और शिजुरू का पिता भी। वह शिजुरू को सख्ती से डांट रहा था और कह रहा था कि उसने परिवार की इज्जत खराब कर दी है। वह लगातार शिजुरू को डांटता रहा कि उसने एक ऐसे आदमी की बातों पर भरोसा कर लिया जिसे वह ठग बता रहा था। उसे डर था कि पूरा परिवार लोगों के लिए मजाक बन जाएगा। सच में अस्पताल की नर्सें भी आपस में ये बात फैला रही थीं। वे ताने मारते हुए काउंसिल मेंबर की बेटी की चर्चा कर रही थीं, जिसने हजारों येन खर्च करके एक ताबीज खरीद लिया था। वे अमीर लोगों की नादानी पर हंस रही थीं और कह रही थीं कि उन्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। इतने दबाव के बावजूद शिजुरू उदास तो थी, लेकिन उसका इरादा पक्का था। उसने ताबीज को कसकर पकड़ लिया, मानो यही उसका आखिरी सहारा हो। वह सोच रही थी कि उसे पूरी कोशिश करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पिता का सब्र टूट गया। वह चिल्लाया कि अब बहुत हो गया है। उसने शिजुरू को पागल कहा और ऐसे संदिग्ध बातों पर यकीन करने के लिए उसे डांटा। ताने मारते हुए बोला कि अब शायद उसका अगला कदम भगवान से प्रार्थना करना होगा। लेकिन इस बार शिजुरू फट पड़ी। उसने उससे पूछा कि उसने उसकी माँ के लिए आखिर किया ही क्या है।
उसने उसे उसकी लापरवाही का एहसास दिलाया और पूछा कि जब उसकी माँ बेहोश थी तब वह कितनी बार उसे देखने आया। उसने कहा कि अगर उसे पहले अस्पताल लाया गया होता तो हालात यहाँ तक नहीं पहुँचते। उसने उसे ललकारा कि अगर हिम्मत है तो कहे कि उसने पूरी कोशिश की थी। यह सुनकर उसका पिता कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर शिजुरू ने आरोप लगाया कि अगर वह हार मान ले और उसकी माँ मर जाए तो वह आराम से अपनी जिंदगी आगे बढ़ा लेगा, दूसरी औरतों के साथ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनते ही उसके पिता गुस्से से लाल हो गया और उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन आखिरी पल में रुक गया। उसने गहरी सांस ली, उसे बदतमीज कहा और फिर मुड़कर वहां से चला गया। ठंडे लहजे में उसने शिजुरू से कहा कि वह नर्स को बुलाएगा और उसकी मां से सारे ट्यूब हटवा देगा। यह सुनते ही शिजुरू डर के मारे चिल्ला उठी और बोली कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह दौड़कर अपनी मां के बिस्तर के पास गई और मन ही मन ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगी। जैसे ही उसने ताबीज अपनी मां पर रखा, उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी। उसी पल एक बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी जो शिजुरू का नाम पुकार रही थी। उसका पिता पूरी तरह चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तभी उसकी मां सुगायोको ने आंखें खोल दी। कमजोर सी आवाज में उसने अपनी बेटी से पूछा कि क्या उसका वजन कम हो गया है। शिजुरू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बस धीरे से बोली, मॉम। उसका पिता हक्का बक्का रह गया और तुरंत कमरे से बाहर भागा, डॉक्टर को बुलाते हुए। वह हॉस्पिटल के गलियारे में खुशी से चिल्ला रहा था कि उसकी पत्नी होश में आ गई है। डॉक्टर और नर्स यह सुनकर यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तुरंत कमरे में आकर जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसके पिता से कहा कि भले ही ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन उसे उम्मीद है कि उसकी पत्नी 1.5 साल के अंदर फिर से सामान्य जिंदगी जी पाएगी। शिजुरू अपने हाथ में चमकते हुए ताबीज को देख रही थी। उसे समझ आ गया कि इसका सारा श्रेय उसी को जाता है। वह ताबीज की कामयाबी पर खुश हो रही थी, जबकि डॉक्टर जोर जोर से कह रहा था कि जो हुआ है वह मेडिकल तौर पर नामुमकिन है। डॉक्टर के पास इसे चमत्कार कहने के अलावा कोई जवाब नहीं था। उसने सुझाव दिया कि इस बारे में मेडिकल अवार्ड जीत चुके प्रोफेसर सुजुकी से संपर्क किया जाए। उधर उसका पिता अब भी सदमे में था। वहीं वादिशो, जिसने यह सब अपनी आंखों से देखा था, पूरी तरह घबरा गया। उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था कि कहीं हिरोटो सच में कोई दिव्य या सेलेस्टियल अस्तित्व तो नहीं है। शिजुरू ने अपनी मां को गले लगा लिया। उसकी मां ने माफी मांगी कि उसकी वजह से शिजुरू को इतना दुख सहना पड़ा। शिजुरू ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे बस यही खुशी है कि उसकी मां होश में आ गई। शिजुरू ने बाकी ताबीजों को भी अपने हाथ में पकड़ा। उसे लगा जैसे किस्मत ने उसकी सुन ली हो। उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर वह उस आदमी से फिर कभी मिली तो उसे दिल खोलकर इनाम जरूर देगी। उधर हिरोटो आखिरकार अपने नए घर में शिफ्ट हो गया था। वह इस जगह को रॉया कॉन्टिनेंट वापस लौटने की अपनी यात्रा का पहला कदम मान रहा था। उसे उन लोगों के चेहरे याद आए जिन्होंने उसे धोखा दिया था। उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसे पता था कि बदला लेने से पहले उसे कल्टीवेशन के 11वें स्टेज तक पहुंचना होगा। इसके लिए उसे स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स और बेहद दुर्लभ स्पिरिचुअल मटेरियल्स चाहिए थे। उसने अपने दुश्मनों से मन ही मन कहा कि थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि उसके बदले का दिन अब दूर नहीं था। लेकिन उसके सामने एक बड़ी परेशानी थी। उसे महसूस हुआ कि इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कमजोर है। अगर यही हाल रहा तो उसकी कल्टीवेशन यहीं आकर रुक जाएगी। आगे बढ़ने के लिए उसे ऐसी जगह या ऐसी चीज चाहिए थी जहां ची एनर्जी भरपूर हो। पहले उसे लगा था कि ऐसा सिर्फ स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स या दुर्लभ आर्टिफैक्ट्स में ही मिल सकता है, लेकिन वह हैरान रह गया जब उसने अपने घर के बगीचे में सिल्वर हार्ट हर्ब उगती हुई देखी। उसने खुद को समझाया कि सिल्वर हार्ट हर्ब कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि यह स्पिरिट रैंक की सामग्री है जिसका इस्तेमाल ऐसी गोलियां बनाने में होता है जो कल्टीवेटर का स्टेज बढ़ा सकती हैं। उसने सोचा कि अगर वह इसके फलों से ची ची पिल बना पाया तो शायद वह सीधे दूसरे स्टेज तक पहुंच सकता है। लेकिन वह सावधान भी था। उसे अच्छे से पता था कि जरा सी लापरवाही भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। उसे लग रहा था कि उसे तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। उसे नहीं पता था कि मुसीबत कब आ जाए, लेकिन हकीकत सामने आते ही उसे झटका लगा। चीची पिल की सामग्री इतनी महंगी थी कि अगर वह अपनी सारी मौजूदा चीजें भी बेच देता तब भी पैसे पूरे नहीं पड़ते। वह अपने रोज वाले ठिकाने पर बैठा ताबीज बेच रहा था, तभी उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कितना भी चुपचाप रहने की कोशिश करे, परेशानी उसे ढूंढ ही लेती है। वही लोग फिर से लौट आए थे। वे दूरी बनाए हुए थे, लेकिन उसकी दुकान खुलने के तीसरे दिन से ही उसका पीछा कर रहे थे। साफ लग रहा था कि वे कोई आम गुंडे नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह थे। आज उनकी संख्या और बढ़ गई थी। उसने सोचा कि शायद आज ही वे अपना अगला कदम उठाने वाले हैं। उसने तय किया कि अब इन बदमाशों को ठीक से देखना ही होगा। जैसे ही वह अपना सामान समेटने के लिए झुका, अचानक एक लड़की ने हैरानी से उसका नाम पुकारा। उसने पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है और इतने दिनों से कैंपस क्यों नहीं आया। ताने मारते हुए उसने अंदाजा लगाया कि शायद उसे इमोरी क्लैन से निकाल दिया गया है और उसके कमजोर शरीर की वजह से अब वह फीस भी नहीं भर सकता। हिरोटो को याद आया कि यह वही क्लासमेट थी जिसने कभी इस शरीर के असली मालिक का बचाव किया था।
लड़की ने उसे पढ़ाई पर लौटने के लिए कुछ पैसे देने की पेशकश की, लेकिन उसने शांति से मना कर दिया। माफी मांगते हुए कहा कि उसे अभी कुछ जरूरी काम है और वादा किया कि वे फिर मिलेंगे। जब वह वहां से चला गया तो लड़की को अजीब सा लगा। उसे महसूस हुआ कि हिरोटो किसी न किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। एक संकरी गली से गुजरते हुए हिरोटो ने आसपास दुश्मनों की मौजूदगी महसूस की। बाईं तरफ 7 और दाईं तरफ 3। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब सबको एक साथ निपटा देना ही बेहतर होगा। वह अचानक दौड़ने लगा ताकि पीछा कर रहे लोगों को पता चल जाए। जैसे ही उन्होंने उसे भागते देखा, वे चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ पड़े। वह उन्हें एक तंग गली से घुमाता हुआ आखिरकार एक बंद रास्ते तक ले आया। वहां पहुंचकर वह रुक गया और पलटकर उनका सामना किया। एक हमलावर ने हंसते हुए कहा कि अब भागने की कोई जगह नहीं बची है। हिरोटो ने ठंडे लहजे में उन्हें ललकारा कि सब एक साथ आ जाए। उनका गंजा सरदार मजाकिया मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसे यह सब मजेदार लग रहा था। हिरोटो ने उससे पूछा कि वे कई दिनों से उसका पीछा क्यों कर रहे हैं और उन्हें भेजने वाला कौन है। सरदार ने जवाब दिया कि उसमें बड़ी हिम्मत है जो उसने एक बड़े कंग्लोमरेट को नाराज करने के बाद भी ऐसे ही अपना सामान बेचना जारी रखा। फिर ताने मारते हुए उसने पूछा कि अमाटानी क्लैन की यंग लेडी को उस जैसे इंसान की परवाह क्यों है। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि अगली जिंदगी में उसके लिए ज्यादा किस्मत अच्छी हो। यह सुनते ही हिरोटो को समझ आ गया कि वे अमानी सेटू की बात कर रहे हैं। अमानी क्लान की वही युवती जो इस शरीर के असली मालिक की कभी मंगेतर हुआ करती थी, लेकिन उसकी कमजोरी और एग्जाइल के बाद वह सगाई टूट गई थी। हिरोटो ने मन ही मन सोचा कि क्या ये लोग सच में अमटानी क्लैन से जुड़े हैं। उसे यह अजीब लगा कि एक टूटी हुई सगाई के लिए किसी को मार डालना चाहते हैं। फिर भी उसकी आंखों में एक सख्त चमक आ गई। उसने तय कर लिया कि जवाब वह इनसे जबरदस्ती ही निकलवाएगा। उधर उसकी क्लासमेट मोयामा दूर से यह सब देख रही थी। वह सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि याइमोरी कैसे याकुजा जैसे लोगों के चक्कर में फंस गया जो उसे मारना चाहते थे। उसे उसकी जान की बहुत चिंता हो रही थी। उसके हिसाब से इतना कमजोर शरीर लेकर वह हथियार बंद गुंडों के सामने टिक ही नहीं सकता था। डर के मारे मोयामा ने जल्दी से पुलिस को फोन कर दिया, लेकिन कॉल पूरी होने से पहले ही एक गुंडे की नजर उस पर पड़ गई। उसने ताने मारते हुए उसे आवारा बिल्ली कहा। तभी एक भारी भरकम आदमी ने पीछे से उसे पकड़ लिया और धमकाते हुए पूछा कि वह किसे फोन कर रही है। लड़की छूटने की कोशिश करने लगी और चिल्लाई कि उसे छोड़ दे। उसी समय उनका बड़ा सरदार वहां आ पहुंचा। उसके आते ही बाकी लोग आदर से झुक गए। उस नए सरदार ने लड़की के बाल पकड़ लिए। हिरोटो ये सब देखकर बेचैन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोछामा उसका पीछा करते हुए यहां तक क्यों आ गई। सरदार ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या वह औरतों को फंसाने वाला है। बोला, मिस सेत्सु के बाद अब इस छोटी सी लड़की को भी पटाने लगा। मोआमा चिल्लाकर हिरोटो से भाग जाने को कहने लगी। उसने कहा कि ये लोग हथियार बंद हैं। फिर उसने उन्हें चेतावनी दी कि वह किजो मोयामा क्लैन की बेटी है और वे उसे छू भी नहीं सकते। यह सुनते ही सरदार और उसके आदमी जोर जोर से हंसने लगे। ठंडे लहजे में उन्होंने कहा कि अगर वे उसे यहीं दफना दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। मुआमा रोते हुए उससे रुकने की भीख मांगने लगी, लेकिन सरदार ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि इसमें उसकी अपनी बेवकूफ़ी की ही गलती है। जैसे ही वह चाकू से उस पर वार करने वाला था, हिरोटो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसने चाकू पकड़े हुए उसके हाथ पर जोरदार वार किया, इससे पहले कि वह उसे छू पाता। हिरोटो ने मन ही मन सोचा कि वह सच में शांत और गुमनाम रहना चाहता था, लेकिन खुद को कमजोर दिखाकर सहना उसकी फितरत नहीं थी। इसके बाद उसने हमलावर के चेहरे पर जोरदार घूंसा मारा। वार इतना ताकतवर था कि सरदार वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मोयामा यह देखकर पूरी तरह सन्न रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही यई मुराय है। बाकी गैंग के लोग डर और हैरानी से हिरोटो को घूरने लगे। हिरोटो ने ठंडे और शांत लहजे में उनसे कहा कि वह उन्हें बस एक मौका दे रहा है। साफ साफ बता दें कि उन्हें किसने भेजा है। उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर का को रेडियो पर रिपोर्ट मिली कि स्कॉर गैंग हरकत में आ चुकी है। बताया गया कि 30 से ज्यादा लोग ईस्ट स्ट्रीट की पिछली गलियों की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां एक लड़का और एक लड़की फंसे हुए हैं। इंस्पेक्टर का ने तुरंत हेडक्वार्टर्स से मदद मांगी। उसने साफ चेतावनी दी कि इस बारे में चीफ ओनागा को अब भी न बताया जाए। साथ ही उसने कहा कि बिना सोचे समझे हमला न किया जाए, क्योंकि सामने ड्रग डीलर हैं जो मारने से भी नहीं हिचकिचाते। उसने दोबारा अपने आदमियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक डिवाइस से एक आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा कि अब शायद किसी मदद की जरूरत नहीं है। वह आगे बोला कि जिस लड़के का जिक्र किया गया था उसने अकेले ही सबको निपटा दिया है और गैंग के लोग जमीन पर पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर हिरोटो गैंग के सरदार को उसके सिर से पकड़े हुए था। सरदार सदमे में था और बुदबुदाते हुए पूछ रहा था कि क्या यह सच में वही यिम्मोरी क्लैन का बेकार इंसान है। उसी पल उसे एहसास हुआ कि स्कार गैंग इतनी आसानी से गिरने वाली नहीं थी और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी।
हिरोटो ने फिर से पूछा कि उसे उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली, अमाटिटानी क्लैन से या याइमोरी क्लैन से। उसने उसे जवाब देने के लिए सिर्फ 3 सेकंड का समय दिया। गैंग लीडर कुछ कहने ही वाला था कि तभी पुलिस आ गई और हिरोटो को रुकने का आदेश दिया। पुलिसमैन ने उसे समझाया कि वो उनके लेवल तक न गिरे। हिरोटो सोचने लगा कि पुलिस का आना सच में इत्तेफाक था या कुछ और। उसे पता था कि वो आसानी से यहाँ से लड़ते हुए निकल सकता है, लेकिन अभी अपनी असली ताकत दिखाना ठीक नहीं था। खासकर जब गैंग के लोग जमीन पर पड़े थे। उसने एक लंबी सांस ली और पीछे हटने का फैसला किया। गैंग लीडर जमीन पर हांफता हुआ पड़ा रह गया। एक पुलिसमैन ने राहत की सांस ली और कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि हिरोटो ने यह सब अकेले किया। उसने सारे क्रिमिनल्स को खुद ही हरा दिया था। फिर वो आगे बढ़ा और अपना परिचय दिया, इंस्पेक्टर काहारुकी, नयोमी सिटी पुलिस से। मोचियामा ने उनका अच्छे से स्वागत किया। काया ने अपने कॉलीग रोकुहारा फूमिया से कहा कि वो यहाँ की सफाई और बाकी काम संभाले। हिरोटो को समझ आ गया कि पुलिस ने सब कुछ देख लिया था और गवर्नमेंट सर्वेलेंस सच में बहुत खतरनाक थी। क्या ने बताया कि रोकुहारा उसका स्टेटमेंट लेगा, लेकिन वो सिर्फ इसी इंसिडेंट तक सीमित रहेगा। तभी किसी की आवाज आई, सर चीफ। एक हायर रैंक ऑफिसर वहां पहुंचा और काया से बोला कि अगर वो समय पर नहीं आता तो वो परपेट्रेटर्स को भागने देता। फिर ओनागा ने हिरोटो की तरफ मुड़ते हुए अपना परिचय दिया, चीफ सुपरिंटेंडेंट ओनागा रिसो। उसने बताया कि हिरोटो को असॉल्ट के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है और उसके सामने अरेस्ट वारंट दिखाया। मोयामा गुस्से में ओनागा पर चिल्लाया और पूछा कि वो क्या बोल रहा है। उसने साफ कहा कि गैंग के लोगों ने पहले हमला किया था, लेकिन ओनागा ने तंज कसते हुए जवाब दिया कि उसे तो बस यही दिखा कि हिरोटो उन्हें तब तक पीटता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। इंस्पेक्टर काया बीच में आया और बोला कि उसके चीफ की बातें बिल्कुल बकवास हैं। उसने कहा कि वो अच्छी तरह जानता है कि ये लोग कौन थे। यह सुनते ही ओनागा भड़क गया। उसने काया से पूछा कि वो कब से अपने चीफ को चुनौती देने लगा और धमकी दी कि उसकी पुलिस बैच भी जा सकती है। क्या खुद को रोक नहीं पाया और ओनागा को गाली दे दी। तभी उसके कोलीग ने उसे पकड़ लिया और पीछे हटने को कहा। उसी समय हिरोटो ने शांति से सबको रोका और कहा कि वो उनके साथ चलने के लिए तैयार है। ये सुनकर काया चौंक गया। हिरोटो समझ गया कि किसी ने उसे फंसाने के लिए ये सब प्लान किया था। ओनागा ने उसकी अचानक मिली कोऑपरेशन पर हंसते हुए ताना मारा। हिरोटो को एहसास हुआ कि ऐसी परेशानियां आगे भी आती रहेंगी, इसलिए उसने तय किया कि इस मौके का इस्तेमाल जानकारी इकट्ठा करने के लिए करेगा। अगर यह मामला सुलझा नहीं तो उसकी कल्टीवेशन रुक जाएगी और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर उसने ओनागा की तरफ देखा और सोचा कि उसे कैसे पता चला कि वो एक स्टूडेंट है। ओनागा एक पल के लिए उलझ गया, तब उसे एहसास हुआ कि उससे गलती से एक सीक्रेट बाहर निकल गया है। हिरोटो ने धीरे से उससे कहा कि उसका मास्टर शायद वही इंसान है और तंज कसते हुए बोला कि वो उसे खुद ही संभाल ले। ओनागा गुस्से में चिल्लाया और कहा कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि हिरोटो क्या बकवास कर रहा है। फिर उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि हिरोटो को पकड़ लो। जब उसे हथकड़ी लगाई जा रही थी, हिरोटो ने ओनागा की तरफ एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखा। उसने अपने हाथ में ओनागा के सूट का एक बटन दिखाया और हल्के से बोला, बैड लक। ओनागा घबरा गया। वो सोचने लगा कि हिरोटो ने उसका बटन कब निकाल लिया। हिरोटो ने उसके कान के पास धीरे से कहा कि अगली बार जब वो मिलेंगे तो वो सिर्फ बटन नहीं लेगा। ओनागा ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा कि उसे इसका पछतावा होगा। जेल के अंदर एक प्रिजनर को एक करप्ट गार्ड गुपचुप निर्देश दे रहा था। गार्ड ने कहा कि जिस इंसान की जरूरत है वो जल्द ही आने वाला है और मिशन साफ है, उसे खत्म करना। उस प्रिजनर का नाम फाकी मसानारी था। उसने बिना हिचक मिशन के लिए हामी भर दी। कुछ देर बाद हिरोटो जेल पहुंचा और उसे समझ आ गया कि यही असली जगह थी। उसे एक लॉक्ड सेल में डाल दिया गया। हिरोटो ने महसूस किया कि लोग सही मौके का इंतजार कर रहे हैं ताकि उस पर झपट सकें। यह सब उसे काफी दिलचस्प लगा। सेल के अंदर अंधेरे में एक भारी भरकम कैदी बैठा था। यही फाकी था। उसका अपना एक उसूल था। वो कमजोर पर हाथ नहीं उठाता था और आम लोगों को इतना कमजोर मानता था कि वो उसके ध्यान के लायक भी नहीं थे। वो खड़ा हुआ और अपना परिचय देते हुए बोला कि उसे हिरोटो को खत्म करने के लिए हायर किया गया है। उसने सलाह दी कि बेकार में विरोध न करे। हिरोटो ने ठंडी आवाज में पूछा, तो तुम भी बस किसी के फॉलोअर हो? जैसे ही वो अंदर आया उसे एक चुभन सी महसूस हुई। हिरोटो समझ गया कि भले ही इस वक्त वो कमजोर हो, फिर भी वो इस आदमी से निकल रही एनर्जी को साफ तौर पर महसूस कर सकता है। हिरोटो समझ गया कि उसके सामने वाले से जो एनर्जी निकल रही है वो स्पिरिट की है। उसने मन ही मन टक्कर के लिए खुद को तैयार कर लिया। तभी फाकी ने हमला कर दिया और बोला कि वो उसे एक ही पल में दूसरी दुनिया भेज देगा। लेकिन हिरोटो ने उसका हमला आसानी से डॉज कर लिया। यह देखकर फाकी हैरान रह गया। हिरोटो ने उसका चेहरा पकड़ लिया और उसकी उलझन साफ देख ली। फिर ठंडी आवाज में बोला कि यहाँ असली कमजोर वही है। इतना कहकर उसने जोरदार वार किया जिससे फाकी जमीन पर गिर पड़ा।
फाकी ने फिर उठने की कोशिश की और पलटवार किया। उसने हिरोटो का पैर पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया, लेकिन हिरोटो ने जबरदस्त स्किल दिखाते हुए हवा में ही खुद को संभाल लिया और जमीन से टकराने से बच गया। फाकी ने मान लिया कि उसने हिरोटो को कम आंका था। गुस्से में उसने कहा कि अब वो उसे दर्द की असली दुनिया दिखाएगा। उसी पल हिरोटो के चारों ओर बैंगनी रंग की एनर्जी फैल गई। वो फिर से पूरी ताकत के साथ फाकी की तरफ लपका और एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे फाकी दूर जा गिरा। फाकी को लगा जैसे हिरोटो से कोई भारी ताकत निकल रही हो। वो खून थूकते हुए लड़खड़ा गया। हिरोटो ने हमला जारी रखा। एक पल में वो फाकी के ऊपर दिखाई दिया और एक भयानक किक मारी, जिससे फाकी उछलकर दीवार से टकराया और घुटनों के बल गिर पड़ा। वो थक कर हाँफ रहा था और हार मान चुका लग रहा था, लेकिन गुस्से में फाकी फिर खड़ा हुआ और हिरोटो पर चिल्लाया कि वो ज्यादा घमंडी ना बने। हिरोटो ने उसका पंच आसानी से रोक लिया और फिर सीधा उसके सीने पर आखिरी वार किया। ये हमला इतना जोरदार था कि उसके नीचे की जमीन तक टूट गई। फाकी सदमे में बैठा हुआ था, यही सोचते हुए कि हिरोटो की ताकत आखिर कहां से रही है। उसी वक्त हिरोटो के चारों तरफ लाल रंग की ऑरा फैल गई। वो आखिरी वार के लिए तैयार हो चुका था। उसने मुक्का मारा और टक्कर की ताकत से जबरदस्त धमाका हो गया। हिरोटो ने हारे हुए फाकी का सिर पकड़ लिया और एक बार फिर पूछा कि उसे किसने भेजा है। फिर उसने दूसरा सवाल जोड़ा कि उसने स्पिरिट की आखिर कहां से हासिल की। उधर अपने ऑफिस में ओनागा फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो हिरोटो को एक मॉन्स्टर बता रहा था। सामने वाला हंसते हुए बोला कि क्या वो सच में मॉन्स्टर है या फिर याइमोरी क्लान की एक नाकामयाब गलती। ओनागा ने जवाब दिया कि उसे किसी नाम से पुकारा जाए, इससे उसे फर्क नहीं पड़ता, बस उसे बिना किसी झंझट के खत्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ से भरोसा दिलाया गया कि उसने ryuga प्रिजन से हाल ही में रिहा हुए एक थग को भेज दिया है जो इस काम को संभाल लेगा। फोन करने वाले ने वादा किया कि जैसे ही ये मिशन पूरा होगा वो नगा की सिफारिश लॉर्ड सोमा से करेगा, ताकि उसे जुआन रीजन के थर्ड डिपार्टमेंट का चीफ बनाया जा सके। ओनागा ने सख्त लहजे में कहा कि वो ये वादा भूलना नहीं चाहिए। वापस सेल में फाकी अब भी चुप था। उसकी ये जिद हिरोटो को थोड़ा हैरान कर गई। आखिरकार फाकी ने मान लिया कि उसने हिरोटो को कम आंका था और वो आम इंसानों जैसे लोगों की पहुंच से कहीं आगे है। हम जैसे लोग, ये शब्द हिरोटो के दिमाग में अटक गए। वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या इस दुनिया में उसके अलावा भी और कल्टीवेटर्स मौजूद हैं। फाकी ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसने बताया कि कुछ साल पहले र्यूगा प्रिजन में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई थी। वो एक मंक था। फाकी ने बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा था। उस मंक ने एक हाथ में ची एनर्जी इकट्ठा की और एक बड़े पेड़ को ऐसे दो हिस्सों में चीर दिया जैसे वो कोई मामूली चीज हो। उसने आगे बताया कि उसी मंक ने उसे होली वाटर की एक बोतल दी थी। पिछले कई सालों से वो उस पानी को मंक के बताए मुताबिक पतला करके पीता रहा। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा और वो आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर बन गया। हिरोटो ने तुरंत समझ लिया कि ये होली वाटर असल में स्पिरिट लिक्विड था। उसके मन में र्यूगा में मौजूद उस स्पिरिट स्प्रिंग को देखने की गहरी इच्छा जाग गई, अगर वो सच में मौजूद था। उसने खुद को समझाया कि स्पिरिट स्प्रिंग सिर्फ उन्हीं जगहों पर बनते हैं जहां स्पिरिट क्वाई की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वहां स्पिरिट कुई धीरे धीरे जमा होकर लिक्विड बन जाती है और समय के साथ वही लिक्विड इकट्ठा होकर एक ताकतवर स्प्रिंग का रूप ले लेती है। उसे अपना पुराना कॉन्टिनेंट रोया याद आ गया, जहां इस लिक्विड की थोड़ी सी मात्रा भी बेहद कीमती कल्टीवेशन रिसोर्स मानी जाती थी। फिर हिरोटो ने फाकी से पूछा कि जब वो अब आम इंसान की हदों से आगे निकल चुका है, तो फिर ओनागा जैसे लोगों के आदेश क्यों मानता है। फाकी की आवाज भारी हो गई। उसने बताया कि उसका बच्चा ALS, अमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित है। इलाज का खर्च बहुत ज्यादा है। उसने दुखी होकर कहा कि होली वाटर भी उसके बेटे को ठीक नहीं कर पाई। वो बस किसी तरह उसकी जान बचाए हुए है। इसी वजह से ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है, ताकि बहुत देर होने से पहले अपने बेटे का इलाज ढूंढ सके। तभी हिरोटो ने ऐसी बात कही जिससे फाकी पूरी तरह चौंक गया। हिरोटो ने शांत स्वर में कहा कि वो इस बीमारी का इलाज कर सकता है और शायद उसके बच्चे को बचा भी सके। फाकी उसे सदमे में देखता रह गया। हिरोटो ने समझाया कि जिसे लोग होली वाटर कहते हैं वो असल में स्पिरिट लिक्विड ही होता है। उसने बताया कि इसे किसी आम इंसान को देना खतरे से खाली नहीं होता। कम मात्रा में और पतला करके ली गई स्पिरिट की ज्यादा नुकसान नहीं करती, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो मामला बिल्कुल अलग हो जाता है। फिर उसने कहा कि एक खास टेक्निक की मदद से स्पिरिट क्यूआई की कुछ खास क्वालिटीज को बढ़ाया जा सकता है, जैसे उसकी हीलिंग पावर, ठीक वैसे ही जैसे हीलिंग टैलिस्मन में किया जाता है। फाकी उलझन में पड़ गया और पूछ बैठा कि ये टेलिस्मन क्या होता है। हिरोटो ने एक टेलिस्मन उसकी तरफ बढ़ाया। जैसे ही वो उसके शरीर को छूता है, फाकी के सारे जख्म पल भर में भर जाते हैं। ये देखकर फाकी पूरी तरह हैरान रह गया। इसके बाद हिरोटो ने उसे दो रास्ते दिए। या तो वो उस इंसान की असली पहचान बताए जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है और बदले में उसका बच्चा बच जाएगा, या फिर वो यहीं
इसी वक्त मर जाएगा। फाकी हल्के से मुस्कुराया। उसने कहा कि वो शुरू से ही जानता था कि हिरोटो कोई आम इंसान नहीं है। फिर उसने सच बता दिया। जिस आदमी ने उससे संपर्क किया था उसका नाम हशिमोटो कॉस है और लोग उसे लॉर्ड कॉस कहते हैं। उधर दूसरी तरफ कहीं और हशिमोटो कोसी, जो कुजान क्लब का मालिक था, फोन पर बात कर रहा था। वो ओनागा की हिचकिचाहट से नाराज था और गुस्से में कह रहा था कि याइमोरी क्लैन के एक मामूली से इंसान के लिए इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। फिर उसने बात का रुख बदलते हुए पास खड़े किसी और से पूछा कि आज क्या खाना पसंद करेंगे, कोई बढ़िया मीट या फिर कुछ पीना चाहेंगे। उसके सामने एक औरत बंधी हुई पड़ी थी, बुरी तरह घायल। हशिमोटो ने उसे डांटते हुए कहा कि उसे इतनी सी टेबल मैनर्स भी याद नहीं रहती। फिर उसने बेरहमी से उसका चेहरा पकड़ा और एक निर्दयी मुस्कान के साथ सोचने लगा कि इस बार कौन सा दांत निकालकर उसे सबक सिखाया जाए। औरत दर्द से कराह रही थी। तभी उसका सर्वेंट बीच में आ गया और बोला कि लॉर्ड सोमा का फोन आया है याइमोराई हिरोटो वाले मामले को लेकर। हशिमोटो ने बेपरवाही से जवाब दिया कि वो ryuga से निकले थक को पहले ही इस काम पर लगा चुका है। उसने कहा कि वो खुद बाद में पुलिस स्टेशन जाएगा और सर्वेंट से बोला कि लॉर्ड सोमा को भरोसा दिला दे। आखिर में उसने एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा कि किसी भी हालत में हिरोटो का अंजाम लाश बनना ही है। वापस सेल में फाकी ने हिरोटो को अपना क्रॉस दिया जिसमें होली वाटर रखा था। उसने कहा कि वो इसे टैलिस्मन के बदले ले ले। हिरोटो ने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये बेहद ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिट लिक्विड है। उसने तुरंत समझ लिया कि अगर इस लिक्विड से वो सिल्वर हार्ट हर्ब को सींचे तो उसमें तुरंत फल आ जाएगा, और अगर उन बीजों से वो ची गैदरिंग पिल बनाए तो वो सीधे कल्टीवेशन के दूसरे स्टेज तक पहुंच सकता है। हिरोटो ने फाकी को धन्यवाद दिया और कहा कि ये चीज उसके लिए बहुत मददगार साबित होगी। फाकी ने उसे चेतावनी दी कि अब से हशिमोटो उसका शिकार करना शुरू कर देगा। उसने कहा कि जिस किसी पर भी हशिमोटो नजर डालता है उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। हिरोटो ने शांत आवाज में उसे भरोसा दिलाया कि जब तक वो उनके बीच हुए समझौते पर टिका रहेगा उसे कुछ नहीं होगा। हाशिमोटो के बारे में हिरोटो ने कहा कि वो जरूर उसे अपना सलाम पहुंचाएगा। नेओमी यूनिवर्सिटी में शिजुरू अपनी पीली स्पोर्ट्स कार से पहुंची। वो सोच रही थी कि अगर उसने अपनी आंखों से वो फोटो न देखी होती तो वो कभी नहीं मानती कि जो लड़का उसे ताबीज बेच रहा था वही याइमोरी क्लैन से निकाला गया बच्चा है। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि वही लड़का उसका यूनिवर्सिटी का क्लासमेट भी है। शिजुरू ने तय किया कि वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के ऑफिस जाकर हिरोटो की डिसमिसल के बारे में पूछेगी। ऑफिस के अंदर मोचियासाकी अपने अंकल यानी नेओमी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मोयामा जिन से बहस कर रही थी। वो जोर देकर कह रही थी कि जिसने हिरोटो को अरेस्ट किया है उसके याकुजा से कनेक्शंस हैं, लेकिन उसके अंकल ने दखल देने से मना कर दिया क्योंकि वो किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे। ये सुनकर साकी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाते हुए पूछा कि यूनिवर्सिटी इतना नेगेटिव रवैया कैसे अपना सकती है जब याइमोराई को उसी की वजह से करप्ट पुलिस ऑफिसर्स ने अरेस्ट किया है। लेकिन फैकल्टी मेंबर कुमोनो हीना ने साकी को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि याइमोराई आखिरकार वापस आ जाएगा। तभी अचानक शिजुरू ऑफिस में आ गई और पूछा, क्या आप लोग हिरोटो की बात कर रहे हैं? उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर का अपने चीफ ओनागा पर गुस्से में चिल्ला रहा था। वो कह रहा था कि वो एस्कार केस को छोड़ने वाला नहीं है जिस पर वो लोग सालों से काम कर रहे थे। क्या ने ओनागा पर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ओनागा ने ठंडे लहजे में पूछा कि क्या उसके पास कोई सबूत है। उसने का को याद दिलाया कि अपने से बड़े ऑफिसर का अपमान करना एक गंभीर अपराध है। का ने जवाब दिया कि उसे पता है ओनागा पर्दे के पीछे क्या साजिश कर रहा है। ओनागा ने उसे चुनौती दी कि जो पता है वो सब सामने बताए। तभी मोमासाकी और शिजुरू ऑफिस में घुस आए और जोर देकर बोले कि याइमोरी को तुरंत रिहा किया जाए। ओनागा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने आदमियों पर चिल्लाया कि वो आउटसाइडर्स को रोक भी नहीं पाए। वो मन ही मन सोचने लगा कि शिजुरू आखिर है कौन, क्योंकि उसके हिसाब से याइमोरी क्लैन के एक लड़के के पास इतना सपोर्ट हो ही नहीं सकता। फिर उसने शिजुरू से ठंडे अंदाज में कहा कि उसका दोस्त रॉबरी और असॉल्ट के केस में सस्पेक्ट है, इसलिए उसे छोड़ा नहीं जा सकता। ये सुनते ही काया ने विरोध किया और पूछा कि याइमोराई पर ऐसे आरोप कब लगे। ओनागा ने कहा कि वो चीफ है और इंटरनल जानकारी किसी को नहीं देगा। तभी मोयामा ने गुस्से में पूछा कि असली अपराधियों यानी याकुजा को यहाँ क्यों नहीं लाया गया। उसने ओनागा पर करप्शन का आरोप लगाया कि वो याइमोराई को पकड़कर बैठा है और असली क्रिमिनल्स को छोड़ रहा है। ओनागा ने उसे धमकी दी कि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो उसे जस्टिस ऑब्स्ट्रक्ट करने के आरोप में अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन शिजुरू ने बिल्कुल शांति से कहा कि अगर वो कर सकता है तो करके दिखाए। ओनागा ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि सबको अरेस्ट करके डिटेंशन रूम में डाल दिया जाए। उसने कहा कि इन्हें याई मोरी हिरोटो का अकॉम्प्लिस होने के शक में हिरासत में लिया जा रहा है। फिर ओनागा ने का हिरुकी की तरफ देखते हुए ऐलान किया कि उसे तुरंत सस्पेंड किया जा रहा है क्योंकि उसने एक क्रिमिनल को शरण दी है और अब उसे इंटेरोगेशन होगी। ये सुनते ही काया चिल्ला पड़ी कि ये पावर का खुला दुरुपयोग है। तभी शिजुरू ने शांति से बीच में दखल दिया। उसने ओनागा से पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि अगर वो यूं ही झूठे आरोप
बनाएगा तो डायरेक्टर ओजी चुप बैठा रहेगा। ओनागा ने तंज भरी हंसी हंसी और कहा कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का अपमान करने से अपराध और भी गंभीर हो जाता है। शिजुरू ने समझदारी से नोटिस किया कि ओनागा को काफी सुविधाएं और फायदे मिल रहे हैं। ओनागा को महसूस हुआ कि मामला उसके हाथ से फिसलता जा रहा है। तभी शिजुरू ने उससे सीधे सवाल किया, तो क्या इसका मतलब यह है कि याइमोरी का मामला भी पैसों से सुलझाया जा सकता है? ओनागा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया कि ताकतवर लोगों को सुविधाएं मिलना स्वाभाविक है और उसका दोस्त इसी किस्मत के लिए बना है। उसने ये भी कहा कि शिजुरू खुद भी इससे अलग नहीं है। फिर उसने परोक्ष रूप से उन्हें धमकाना शुरू किया। वो कल्पना करने लगा कि अगर काया ने जोरदार विरोध किया तो हालात कितने बिगड़ सकते हैं। उसने तंज करते हुए कहा कि अगर यहाँ सबकी जान चली जाए तो क्या किसी को सच में फर्क पड़ेगा। उसी पल शिजुरू के फोन से डायरेक्टर ओजी की आवाज आई। वो उनकी पूरी बातचीत सुन चुके थे। शिजुरू ने उनसे पूछा, आपने सुना ओनागा ने क्या कहा? डायरेक्टर ओजी ने साफ कहा, हाँ मैंने सब सुन लिया है। डायरेक्टर ओजी की आवाज सुनते ही ओनागा घबरा गया। शिजुरू ने शांत लहजे में कहा कि शायद उसे अपना परिचय एक बार फिर देना चाहिए। तभी फोन पर ही डायरेक्टर ओजी ने ऐलान किया कि ओनागा रीसो को तुरंत सस्पेंड किया जा रहा है। साथ ही उस पर एंटी सोशल फोर्सेस से जुड़े होने, पावर के दुरुपयोग और काउंसिल मेंबर के परिवार को धमकाने की जांच होगी। ये सुनते ही ओनागा सदमे में अपनी कुर्सी पर ढह गया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, आखिर शिजुरू असल में है कौन? शिजुरू ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मैं शुगा शिजुरू हूँ, नाओमी सिटी के शुगा फैमिली की बेटी। ओनागा डर से कांप उठा। वो सोचने लगा कि इतनी ताकतवर शुगा फैमिली की लड़की का हिरोटो से क्या रिश्ता हो सकता है। उधर अपनी सेल में हिरोटो स्पिरिट लिक्विड को देख रहा था जो उसे मिला था। उसे समझ आ गया कि इसकी मात्रा बहुत कम है और इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी उसे किसी के आने का एहसास हुआ। दरवाजे पर जो लोग आए वो और कोई नहीं बल्कि शिजुरू और मोयामा थे। शिजुरू ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और कहा, हमारी पिछली मुलाकात को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हशीमोटो कॉस गुस्से से पागल हो रहा था। वो चीजें तोड़ रहा था और अपने आदमियों पर चिल्ला रहा था, उन्हें निकम्मा कह रहा था। एक आदमी मरने के कगार पर था और दूसरा जेल में बंद था। उसके लिए दोनों पूरी तरह बेकार साबित हो चुके थे। हशीमोटो को अपनी जान का डर सताने लगा। उसे पता था कि अगर ईमा क्लैन के आदेश पूरे नहीं हुए तो अगली बारी उसी की गर्दन की होगी। उसके एक आदमी ने उससे पूछा कि अगला कदम क्या होगा। आशिमोटो ने तय किया कि अब वो अपना सबसे ताकतवर आदमी उतारेगा। उसने आदेश दिया कि अगर मुमकिन हो तो हिरोटो को जिंदा पकड़ा जाए ताकि यामा क्लैन के सामने उसकी वफादारी साबित हो सके। उसने कसम खाई कि वो उस कचरे को अपने ही हाथों से खत्म करेगा। उधर हिरोटो अपने घर लौट आया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी कल्टीवेशन के लिए जरूरी सामान पर खर्च कर दी थी। उसने रिफाइनिंग कॉल्ड्रन बुलाया और काम शुरू किया। उसने चाय गैदरिंग पिल बनाई। उसे समझ आ गया कि तरीका काफी साधारण है, बस हाई डेंसिटी स्पिरिट चाय को दबाकर तैयार किया गया था। फिर भी इसकी ताकत पर कोई शक नहीं था। हालांकि ये इम्प्योर थी लेकिन इस दुनिया के लिए ये काफी थी। इस पिल की मदद से वो आखिरकार आगे बढ़ सकता था। जैसे ही उसने चाय गैदरिंग पिल ली उसे अपने शरीर में जबरदस्त ताकत बहती हुई महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वो कल्टीवेशन के दूसरे स्टेज तक पहुंच चुका है। छोटा कुत्ता उसकी रफ्तार देखकर हैरान रह गया। वहीं हैरोटो को याद आया कि उसने काफी समय से क्लाउड शैडो स्टेप इस्तेमाल नहीं किया था। उसे पूरा भरोसा हो गया कि इस रफ्तार पर तो गोलियां भी उसे छू नहीं पाएंगी। फिर उसे ध्यान आया कि जो भी स्पिरिट लिक्विड उसे मिला था वो सब खत्म हो चुका है। अगर आगे बढ़ना है तो उसे स्पिरिट की आय से भरपूर तत्व या लिक्विड्स चाहिए होंगे। उसे फैकी की बात याद आई जिसमें उसने रयुगा में एक स्पिरिट स्प्रिंग होने का जिक्र किया था। लेकिन उसे यह भी समझ आ गया कि वहां आम तरीकों से जाना बहुत जोखिम भरा होगा। इसलिए उसने तय किया कि वो फाकी द्वारा दिलवाए गए लोकल इन्फ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट पर भरोसा करेगा। मगर एक बड़ी समस्या थी, उसके पास मौजूद पैसे उस जगह की बताई गई 2 मिलियन येन की एंट्री फी के सामने बेहद कम थे। टीवी पर चल रहे एक एडवर्टाइजमेंट ने उसका ध्यान खींच लिया। ये शुगा यूथ इंजेक्शन का एड था जिसमें दावा किया जा रहा था कि सिर्फ एक इंजेक्शन से जवानी और ताजगी वापस आ जाएगी। एड में यह भी बताया जा रहा था कि यह प्रोडक्ट काफी पॉपुलर है और अभी इसे अब तक की सबसे कम कीमत पर बेचा जा रहा है। हिरोटो सोचने लगा कि क्या इस दुनिया की औरतें जवानी को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड हैं? अगर ऐसा है तो आने वाली पार्टी उसके प्लान के लिए एकदम सही जगह हो सकती है। 5 घंटे पहले हिरोतो शिजुरू के साथ डिनर कर रहा था। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि वो काउंसिल मेंबर शुगा की बेटी है। तभी उसे समझ आया कि उसका चीफ सुपरिंटेंडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट क्यों था। शिजुरू ने उससे कहा कि उसने उसे यहाँ एक खास रिक्वेस्ट के लिए बुलाया है। यह सुनकर हिरोटो सोच में पड़ गया कि आखिर वो क्या चाहती है। शिजुरू ने उससे पूछा कि क्या वो सुगायो बिल्डिंग को जानता है। हिरोटो ने जवाब दिया कि वो नेओमी सिटी की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक्स कंपनी का हेडक्वार्टर्स है। तब शिजुरू ने बताया कि वो बिल्डिंग उसके परिवार की है और अगली रात वहां एक पार्टी रखी गई है उसकी मां के ठीक होने की खुशी में।
फिर उसने हिरोटो को भी पार्टी में आने का न्योता दे दिया। सुगायो बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर हो रही उस आलीशान पार्टी में हिरोटो अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। उसे पता था कि अपने मौजूदा स्टेज पर वो स्पिरिचुअल पिल्स नहीं बना सकता, लेकिन ह्यूमन एलिक्सर्स को वो आसानी से रिफाइन कर सकता है। उदाहरण के लिए शू यान पिल। उसे याद आया कि ये पिल रोया कॉन्टिनेंट में फीमेल कल्टीवेटर्स के बीच लो ग्रेड और आम मानी जाती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो यहाँ की अमीर सोशलाइट महिलाओं को टारगेट करे तो सिर्फ 3 या 4 पिल्स बेचकर ही उसे जरूरी 2 मिलियन येन मिल सकते हैं। उसने मौका बिल्कुल सामने देखा और तय कर लिया कि यहीं से अपना मार्केटिंग शो शुरू करेगा। तभी उसकी सोच शिजुरू के अंकल होशिसु शिरो की आवाज से टूट गई। वो आंट होशिसु एनिनो से कह रहे थे कि 30 की उम्र पार कर चुकी औरत अब जवान नहीं कहलाती और अब शिजुरू के लिए शादी बसाने का वक्त आ गया है। आंट एनिनो ने भी ताना मारते हुए कहा कि अगर शिजुरू ने जल्दी शादी नहीं की तो उसका हाल भी उसकी बड़ी बहन मसामी जैसा हो जाएगा, एक ओल्ड मेड। इसके बाद अंकल शिरो ने अपनी जहरीली बातें सीधे मसामी की तरफ मोड़ दी। उसने कहा कि जवानी में की गई उसकी स्वार्थी हरकतों का बिल अब चुकाने का समय आ गया है। अब वो बूढ़ी हो चुकी है और क्लैन के किसी काम की नहीं रही। उसने मसामी को सिर्फ एक बैड ओमेन बता दिया। मसामी चुप रही, कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। तभी शिजुरू की माँ जो व्हीलचेयर पर बैठी थी बीच में बोली और शिरो से रुकने को कहा। शिजुरू ने भी कहा कि आंट मसामी ही थी जिन्होंने ग्रैंडमदर की मौत के बाद सब बच्चों को पाला था, लेकिन शिरो नहीं रुका। उसने कहा कि वो ये सब सबकी भलाई के लिए कह रहा है। उसका कहना था कि अब जब बड़ी बहन अवेकन हो चुकी है तो उसे ही शिजुरू को शादी के प्रपोजल के लिए मनाना चाहिए। अचानक शिजुरू की मां को जोर की खांसी आ गई। शिजुरू घबरा गई। इसके बावजूद शिरो ने ताने कसना जारी रखा। उसने कहा कि एक बूढ़ी औरत जिसे पति न मिले वो डैमेज्ड गुड्स जैसी होती है। फिर उसने सुझाव दिया कि मसामी को अच्छो क्लैन में शादी कर लेनी चाहिए ताकि बेवजह की परेशानी ना हो। तभी मसामी ने शांत आवाज में उसे टोक दिया और कहा कि इस बारे में उसकी अपनी सोच है। ये सुनते ही अंकल शिरो आग बबूला हो गया। वो उस पर चिल्लाने लगा और बोला कि वो स्वार्थी ना बने। उसने तंज कसते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कुछ कॉस्मेटिक्स लगाकर तुम अपनी जवानी वापस पा लोगी? तभी एक शांत आवाज ने उसे बीच में रोक दिया। आवाज ने कहा, यह किया जा सकता है। सब लोग चौंक गए। हिरोटो आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। उसने कहा कि कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री की एक बड़ी हस्ती को डैमेज्ड गुड्स कहना सरासर बदतमीजी है। फिर उसने कड़े लहजे में जोड़ा कि बेइज्जती की भी एक हद होती है। यह सुनकर शिरू सन्न रह गया। उसने गुस्से और हैरानी में पूछा, तुम होते कौन हो? इसके बाद उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने की मांग की। तभी शिजुरू ने बीच में आकर साफ किया कि ये याइमोरे हिरोटो हैं, वही बेनिफैक्टर जिन्होंने उसकी मां की जान बचाई थी, और इन्हें उसी ने यहाँ बुलाया है। इसी बीच शिजुरू की मां आगे आई और हिरोटो को ताबीज बेचने के लिए धन्यवाद दिया। हिरोटो ने शालीनता से जवाब दिया कि धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन शिरू ने तंज कसते हुए बात काट दी। उसने कहा कि उसका होश में आना किसी संदिग्ध चीज की वजह से नहीं, बल्कि मॉडर्न मेडिसिन की ताकत से हुआ है। उसने आरोप लगाया कि वो एक ठग के झांसे में आ गई हैं। इस पर हिरोटो ने शांति से अपना परिचय दिया। उसने कहा कि वो टाइम और वैल्यू पर रिसर्च करने वाला रिसर्चर है और शिजुरू की मां का बिजनेस पार्टनर भी है। ये सुनकर शिजुरू खुद हैरान रह गई कि वो उसकी मां का बिजनेस पार्टनर कैसे बन गया। वहां मौजूद एक शख्स ने हिरोटो से पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से वो सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हिरोटो ने जवाब दिया कि वो इस सवाल पर बात कर रहे थे, क्या कॉस्मेटिक्स के जरिए जवानी वापस लाई जा सकती है? फिर उसने पूरे भरोसे के साथ कहा, और इसका जवाब मैं दूंगा। तभी शिजुरू की आंट ने व्यंग्य में मुस्कुराते हुए कहा कि वो देखना चाहती है कि अब वो कौन सा नया ट्रिक दिखाने वाला है। हिरोटो ने मसामी से उसकी मदद करने को कहा। उसने वो छोटा सा बॉक्स उसके सामने बढ़ाया और कहा कि इसके अंदर जो है उसे खा ले। मसामी ने बॉक्स खोला। अंदर चमकती हुई चूयन पिल थी। ये देखते ही शिरू चिल्ला उठा, ये बकवास है, ये जहर भी हो सकता है। मसामी हिचकिचा गई। उसके मन में सवाल आया कि क्या ये सच में सुरक्षित है। तभी शिजुरू आगे आई और बोली कि हिरोटो भरोसे के लायक इंसान है और अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद इसे ले लेगी। इसके साथ ही उसकी मां ने भी कहा कि हिरोटो वही है जिसने उसकी जान बचाई थी। आसपास खड़े मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे कि असली दुनिया में जवानी लौटाने वाला कोई एलिक्सर नहीं होता। तभी हिरोटो ने मसामी के कान में धीरे से कहा, क्या आपको दोबारा जवान महसूस करने का मन नहीं करता? मसामी को वो सारे ताने याद आ गए। किसी ने उसे ओल्ड फॉसिल कहा था, किसी ने बूढ़ी औरत, तो किसी ने उसके झुर्रियों वाले चेहरे का मजाक उड़ाया था। उसने मन बना लिया। मसामी ने पिल खा ली। शिरू और होशिसु एनिनो सन्न रह गए क्योंकि वो इसे रोक भी नहीं पाए, लेकिन कुछ पलों तक कुछ नहीं हुआ। ये देखकर वहां मौजूद लोग सोचने लगे कि ये सच में कोई स्कैम है या शायद झर ही था। शिरू खुशी से बोल पड़ा, मैंने कहा था ना, ये सब कचरा है, हम सब बेकार में यहाँ आए। लेकिन तभी मसामी के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी त्वचा साफ और दमकने लगी। बालों में चमक आ गई। वो सबके सामने बदल रही थी।
एक मेहमान दौड़कर उसके लिए शीशा ले आया। मसामी ने जैसे ही खुद को देखा, वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी अपनी जवानी में थी। अंकल शिरू और उसकी पत्नी पूरी तरह हक्के बक्के रह गए, और अगले ही पल कई अमीर सोशलाइट महिलाएं हिरोटो के चारों ओर इकट्ठा हो गईं। उनमें से एक ने बिना हिचक कहा, मुझे भी एक पिल चाहिए, कीमत चाहे जो भी हो। हिरोटो ने बताया कि एक सिंगल पिल की कीमत 4 लाख येन है और उसके पास सिर्फ 10 पिल्स हैं। ये सुनते ही वहां ऑक्शन शुरू हो गया। औरतें एक दूसरे से ज्यादा पैसे देने लगीं बस पिल्स पाने के लिए। शिरू ये सब देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग एक शुयन पिल के लिए इतने पागल कैसे हो सकते हैं। धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि असली कीमत पिल में नहीं, बल्कि उसकी रिफाइनिंग टेक्निक में है। जिसे भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन राइट मिल जाता, वही पूरी इंडस्ट्री को फिर से कंट्रोल कर सकता था। अंकल शूरो ने अपनी वाइफ को चुप कराने की कोशिश की, जो कंपनी के दिवालिया होने से डरी हुई थी। फिर उसने अपना चालाक प्लान बताया। वह हिरोटो को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा और समय खींचेगा जब तक शिजुरू की शादी ओ क्लैन में नहीं हो जाती। इससे उनकी इन्वेस्टमेंट सुरक्षित हो जाएगी और फिर वे बड़े पैमाने पर पिल्स बनाना शुरू करेंगे। तभी कुजान ग्रुप के एक रिप्रेजेंटेटिव ने बीच में बोलते हुए राइट्स के लिए 4 मिलियन की बोली लगा दी, लेकिन तुरंत ही रिंगू ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव ने कीमत बढ़ाकर 20 मिलियन कर दी। शिरू ने सबको शांत कराने की कोशिश की। उसने याद दिलाया कि मिस्टर याइमोरी शिजुरू के गेस्ट हैं और यह कोई कमर्शियल ऑक्शन नहीं है। फिर उसने हिरोटो की तरफ मुड़कर बिजनेस की बात छेड़ी और 30 मिलियन का ऑफर दिया, 30 से 70 के प्रॉफिट स्प्लिट के साथ। हिरोटो ने पूछा, मतलब 70% आप लोग लेंगे? इस पर शिरो ने घमंड से कहा कि हाँ, 70% उनका होगा, क्योंकि होशिसु क्लान के पास अच्छे कनेक्शन हैं। ये सुनकर शिजुरू ने ठंडे लहजे में बीच में टोका और पूछा कि आखिर होशिसु क्लान किस कनेक्शन की बात कर रहा है। उसका अंकल उसे डांटने ही वाला था, लेकिन शिजुरू ने उसे सच याद दिला दिया कि उसने उसकी ग्रैंडमदर की कंपनी को कोलैटरल बनाकर 160 मिलियन बर्बाद कर दिए और उसे फैमिली की कोई परवाह नहीं है। शिरू ने बात बदलने की कोशिश की और फिर से हिरोटो के साथ बिजनेस डिस्कशन पर लौटना चाहा, लेकिन शिजुरू रुकी नहीं। उसने उसके कारनामे उजागर करते हुए पूछा कि क्या उसे एचओ क्लैन द्वारा फंड्स वापस लेने और बैंक की डिमांड लेटर्स भी गिनवानी चाहिए। मसामी और उसकी मां यह सुनकर सन्न रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उनकी मां की कंपनी के पैसों से जुआ खेला था। शिरू डर के मारे सोचने लगा कि शिजुरू को यह सब कैसे पता चला। शिजुरू ने उस पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ उसकी मां का पैसा निचोड़ने आया है, जैसे उसने पहले उसकी ग्रैंडमदर के साथ किया था। आखिर में उसने साफ कह दिया कि वह उसे 1 येन भी नहीं देगी। शिजुरू ने उस पर आरोप लगाया कि वह हिरोटो को ठगने की कोशिश कर रहा है और बिना कोई पैसा लगाए मुनाफा कमाने का प्लान बना रहा है। शिरू ने इसे नकारने की कोशिश की और अपनी बड़ी बहन से मदद की भीख मांगने लगा। उसने उसे याद दिलाया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करती आई है। उसने खुद को होशिसु क्लान का सम्मानित मेल हियर बताते हुए उससे गुहार लगाई। मासामी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। उसने कहा कि वह उसका स्वार्थ शायद नजरअंदाज कर सकती थी, लेकिन उनकी मां की इनहेरिटेंस में से पैसा हड़पना माफ करने लायक नहीं है। इतना कहकर वह उससे मुंह मोड़कर चली गई और बोली कि अब वह अपनी गंदगी खुद साफ करे। शिरू सदमे में जमीन पर गिर पड़ा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहन सच में उसे छोड़कर जा रही है। शिजुरू ने उसे दो ही रास्ते दिए, या तो अदालतों का सामना करे और जिंदगी भर कर्ज में डूबा रहे, या फिर कंपनी उसे सिर्फ 1 येन में बेच दे, जब तक कि वह उस डूबती हुई कंपनी के लिए कोई और खरीदार न ढूंढ ले। कुछ मेहमान उसका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि उसके साथ जो हुआ वह उसी के लायक था। इसके बाद शिजुरू हिरोटो के पास गई और बोली कि इस पार्टी में असली प्रोफेशनल्स भी मौजूद हैं। अगर वह चाहे तो वह उससे उनकी मुलाकात करवा सकती है। उसने सलाह दी कि राइट्स के लिए 40 मिलियन एक सही कीमत है और 80% हिस्सा उसे अपने पास रखना चाहिए। लेकिन साथ ही उसने चेतावनी दी कि ये लोग गिद्धों जैसे होते हैं, इसलिए बहुत संभल कर डील करनी होगी। रोटो ने उसकी बात मान ली और कमर्शियल साइट संभालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बाद में शिजुरू ने हिरोटो को उसके घर छोड़ दिया। उसने कहा कि जगह बहुत सुंदर है। इस पर हिरोटो ने उसे बताया कि यह उसका अपना घर नहीं, बल्कि किराए पर लिया हुआ है। रोटो ने उसे घर तक छोड़ने के लिए थैंक्स कहा और बोला कि इससे उसे पैदल चलने की झंझट नहीं रही। उसने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया कि वे दोस्त हैं, इसमें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर हिरोटो थोड़ा चौंक गया। उसने चमकती मुस्कान के साथ साफ साफ कहा कि हाँ, वे दोस्त हैं। उसके जाते ही हिरोटो ने आसमान की तरफ देखा। चांद को देखते हुए उसके मन में आया कि यह जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। जब वह अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाते ही उसकी नजर अपने छोटे से कुत्ते पर पड़ी, जो जमीन पर पड़ा था और चारों तरफ खून फैला हुआ था।
हिरोटो गुस्से से भर गया। उसके दिमाग में बस यही सवाल था कि आखिर यह सब हुआ कैसे। उधर हशिमोटो का एक आदमी फोन पर अपने मालिक को रिपोर्ट दे रहा था कि याइमोरी घर लौट आया है और उसके साथ एक औरत है जो उसकी लवर जैसी लग रही थी। हशिमोटो ने आदेश दिया कि उस औरत को पकड़ लिया जाए। उसने कहा कि अगर उसे पूरी तरह तोड़ दिया गया तो लॉर्ड सोमा जरूर खुश होगा और उम्मीद जताई कि उसे यह गिफ्ट पसंद आएगा। रोटो तेजी से अपने अपार्टमेंट के अंदर भागा। उसने देखा कि उसका कुत्ता अब भी जिंदा है और हल्की हल्की सांस ले रहा है। उसे बचाने के लिए उसने हीलिंग टैलिस्मैन इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अंधेरे में कोई और भी मौजूद है। अचानक पीछे से एक आदमी ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। वह चिल्लाया, लेकिन हिरोटो ने आसानी से वार बचा लिया। फिर उसने कुत्ते को उठाया और पूरी ताकत से हमलावर के चेहरे पर लात मार दी। बाकी हमलावर यह देखकर हैरान रह गए कि हिरोटो इतना ताकतवर है। हीरो ने अपने कुत्ते से छुप जाने को कहा। एक हमलावर को काबू में करने के बाद उसे समझ आ गया कि वह अकेला नहीं है, उसके और साथी भी हैं। तब उसने बाकी लोगों को ललकारते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो एक एक करके सामने आए। उनके लीडर ने आदेश दिया कि सब मिलकर हमला करो, उसे बुरी तरह पीटो, लेकिन मारना नहीं है। हशिमोटो के आदमी हिरोटो पर टूट पड़े, लेकिन उसने कमाल की फुर्ती और स्किल से सबको रोक लिया। वह तेजी से आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत लगाई। एक जोरदार वार में उसने एक हमलावर को जमीन पर गिरा दिया। एक ही झटके में वह ढेर हो गया और बाकी लोग उसकी ताकत देखकर सन्न रह गए। हिरोटो के चारों तरफ हल्का सा बैंगनी रंग का ऑरा फैल गया। उसने कहा कि अब वह नंबर 1 से शुरू करेगा। एक हमलावर चिल्लाते हुए उस पर झपटा और बोला कि ज्यादा घमंड मत कर, लेकिन हीरो ने आसानी से उसका हमला बचा लिया। फिर उसने उसके हाथ पर वार किया, उसे बेअसर कर दिया और उसकी गर्दन पकड़कर तब तक दबाए रखा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। रोटो ने शांत आवाज में कहा, अब नंबर 2 की बारी है। यह सुनते ही हमलावर घबरा गए। उनमें से एक ने प्लान बदलते हुए कहा कि इसके हाथ पैर पर निशाना लगाओ। जैसे ही वे तैयारी करने लगे, हीरो बिजली की तरह उनके बीच घूम गया। उसने साफ कह दिया कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वे सच नहीं उगल देते। उसकी आंखों में खतरनाक दृढ़ता साफ दिख रही थी। उधर दूसरी तरफ हशिमोटो कॉस यातना के औजारों को देखते हुए हंस रहा था। उसे लग रहा था कि शिजुरू बस एक छोटी सी लड़की है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह वही औरत है जिसे नायोमी सिटी का हर आदमी चाहता है। शिजुरू एक बिस्तर से बंधी हुई थी और तभी हशिमोटो ने पहचान लिया कि वह केंजी शुगा की बेटी है। तभी उसका फोन बजा। हशिमोटो ने फोन उठाकर पूछा कि क्या मिशन पूरा हो गया है और क्या हिरोटो को मार दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब हिरोटो की आवाज में आया। उसने ठंडे लहजे में कहा कि उसके आदमी अब कभी होश में नहीं आएंगे। हशिमोटो जोर से हंसा और बोला कि हिरोटो वाकई लोगों को चौंकाना जानता है। फिर उसने धमकी भरे अंदाज में जवाब दिया और बताया कि उसके पास काउंसिल मेंबर शुगा की बेटी कैद है। यह सुनते ही हिरोटो का चेहरा गुस्से से बदल गया। उसने कहा कि वह अब भी आ रहा है और उसे शिजुरू को छोड़ देने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि बेगुनाह लोगों को इस मामले में न घसीटे। हशिमोटो ने उसका मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा कि वह बड़ा मजेदार इंसान है। फिर उसने उसे 40 मिनट का समय दिया और कहा कि वह नियोमी सिटी के सभी लोगों को दिखाएगा कि वह उसके साथ क्या करेगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और उसे खुद ढूंढने की चुनौती दी। गुस्से से भरा हिरोटो ने अपना फोन तोड़ दिया और कसम खाई कि वह हशिमोटो के पीछे आ रहा है। उधर हाशिमोटो ने पहले एक टीजर वीडियो बनाने का फैसला किया। जैसे ही वह शिजुरू के मुंह से लगी टेप हटाने वाला था, अचानक एक तेज रिंगिंग की आवाज सुनाई दी। उसके आदमी घबराए हुए अंदर दौड़े और बताया कि वेयर हाउस में फायर सप्रेशन सिस्टम चालू हो गया है। हशिमोटो आग बबूला हो गया क्योंकि उसने वहां के अलार्म्स बंद करने का आदेश दिया था और उसे पुलिस के आने का डर लगने लगा। उसने कुछ आदमियों को निगरानी के लिए वहीं रुकने को कहा और खुद मामला देखने बाहर चला गया। अंधेरे वेयरहाउस के दरवाजे के बाहर एक गार्ड ने एक रहस्यमयी शख्स से उसकी पहचान और वहां होने की वजह पूछी, लेकिन अगली ही पल वह जोर से अंदर की तरफ फेंक दिया गया। शिजुरू जो बंधी हुई थी बार बार हिरोटो का नाम पुकार रही थी। उधर उसी से करीब 1 घंटे पहले फाकी रात के सन्नाटे में अपनी मोटरसाइकिल पर ryuga को एक परिचय वाला लेटर देने जा रहा था। रास्ते में वह बड़बड़ा रहा था कि हिरोटो